और दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनर टीचिंग एकेडमी पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एमए इकोनॉमिक्स सेकेंड ईयर प्राइवेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड मार्केट, जिसका कोड है 408। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और 100 क्वेश्चन यूनिवर्सिटी पूछती है, तो हम बारी बारी से सभी क्वेश्चनों को रीड करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन था इसमें, वित्त का साख सृजन का सिद्धांत निम्न में से किन किन अर्थशास्त्रियों से संबंधित है? एल्फ्रेड मार्शल, ए.सी. पीगू, जे.एस. मिले, एडम स्मिथ, कार्ल की और शम्पीटर। तो अब यहाँ से चयन करना किस किस अर्थशास्त्री ने ये दिया था सिद्धांत साख सृजन का। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 था, निम्न में से वित्त का कौन सा सिद्धांत बाजार की असफलताओं पर आधारित है? पलात, बचत का सिद्धांत, पूर्व बचत का सिद्धांत, वित्तीय उदारीकरण सिद्धांत, वित्तीय विनिमय का सिद्धांत। निम्न में से दमित वित्त के कौन कौन से सूचक हैं? ब्याज की उच्चतम दर को निर्धारित करना, उच्च आरक्षी अनुपात निर्धारित करना, प्रत्यक्ष शाख वितरण कार्यक्रम, सब्सिडी को निर्यात से संबंधित करना और सही कूट की सहायता से आपको आंसर देना था। क्वेश्चन नंबर 4 था, ब्याज की उच्चतम दर की सीमा निर्धारण के निम्न में से कौन से हानिकारक प्रभाव हो सकते हैं? वर्तमान उपभोग के प्रति पूर्वाग्रह, उद्यमी पूंजी सघन उद्योगों का चयन करते हैं जिससे रोजगार सृजन दुष्प्रभावित हो सकता है। बचतकर्ता गैर उत्पादकीय परिसंपत्तियों जैसे भूमि, सोना आदि में निवेश को वरीयता दे सकते हैं और बैंक और वित्तीय संस्थाएं ऋण की उपयुक्तता के मूल्यांकन पर आवश्यक व्यय भी नहीं करते। और सही चयन करना आपको यहाँ से आंसर का। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 था, निम्न से कौन कौन अर्थशास्त्री वित्तीय उदारीकरण सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? जगदीश भगवती एवं अरविंद पनगड़िया, ए.के. सेन और जैन द्रिज, मैकिकनॉन और शो, अभिजीत बैनर्जी और एस्थर्थ डेफलो। क्वेश्चन नंबर 6 था, निम्न वक्तव्य को पढ़ें। यह वक्तव्य फिशर प्रभाव के नाम से विख्यात है, बताएं यह निम्न से किस विरोधाभास का समाधान प्रस्तुत करता है? कीमतों में संचयी वृद्धि कुछ समय के बाद इस प्रत्याशा को बल देती है कि कीमतों में और वृद्धि होगी। परिणामतः निवेशक भी ऊंची ब्याज दरों पर ऋण देते हैं ताकि उन्हें भविष्य में मुद्रा का मूल्य न होने वाला हाथ से सुरक्षा मिल सके। बचत के विरोधाभास, मजदूरी में कटौती का विरोधाभास, गिब्सन का विरोधाभास और हीरक जल विरोधाभास। क्वेश्चन नंबर 7 था, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री के अनुसार वास्तविक ब्याज की दर के संतुलन स्तर और कीमत स्तर के मध्य क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं है। सकारात्मक और अनुपातिक, नकारात्मक और अनुपातिक, अल्पकाल में सकारात्मक और दीर्घकाल में नकारात्मक। क्वेश्चन नंबर 8 था, किसी बॉन्ड पर अंकित और उसी दर भुगतान की गई ब्याज की दर को क्या कहते हैं? कूपन रेट, यील्ड रेट, ब्याज की वास्तविक दर, ब्याज की बाजार दर। क्वेश्चन 9 था, किसी प्रतिभूति पर किए गए ब्याज या लाभांश या वार्षिक भुगतान के उस प्रतिभूति के बाजार मूल्य पर प्रतिशत को क्या कहते हैं? वार्षिक नकद प्रवाह, बट्टे की दर, वर्तमान यील्ड, आंतरिक प्रतिफल की दर। दमित वित्त की स्थिति में ब्याज की वास्तविक दर प्रायः कैसी होती है? निम्न उच्च, विदेशी विनिमय के बराबर या मुद्रास्फीति की दर के बराबर। क्वेश्चन नंबर 11 था, ऐसी वित्तीय परिसंपत्ति जिसका मूल्य किसी अन्य पर निर्भर करता है या व्युत्पादित होता है उसे कहते हैं ऋण पत्र, अधिमान शेयर अंश, डेरिवेटिव
और इक्विटी शेयर या सामान्य अंश। अधिमांश शेयर और सामान्य इक्विटी शेयर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो आपको बताना है। देखिए 4 कथन दिए हैं और फिर कोड की सहायता से आंसर देना था। तो इस तरह के बड़े बड़े क्वेश्चन इस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड मार्केट में पूछे गए हैं। यदि किसी प्रतिभूति की कीमत बढ़ जाती है तो कॉल ऑप्शन धारक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? लाभ होगा, हानि होगी? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कुछ भी हानि या लाभ हो सकता है। यदि बाजार की परिस्थितियों के कारण किसी इक्विटी शेयर की कीमत शून्य हो जाती है तो सेबी ऐसे शेयर धारक को क्या सहायता कर सकती है? तो शेयर निर्गत करने वाली कंपनी को निर्देशित करेगी कि शेयर के अंकित मूल्य का भुगतान करे। सरकार को निर्देशित करेगी कि उस कंपनी पर न्यायालय मुकदमा दाखिल करे जिसके शेयर का मूल्य शून्य हो गया है। शेयर के अंडरराइट को निर्देशित करेगी कि शेयर धारक को भुगतान करें, कोई सहायता नहीं देगी। उस वित्तीय समझौते को क्या कहते हैं जो क्रेता को किसी वस्तु या प्रतिभूति को किसी निश्चित कीमत पर पूर्व निर्धारित समय पर खरीदने का अधिकार तो देता है पर दायित्व नहीं। दायित्व वित्त समझौता, ऐच्छिक समझौता, कॉल ऑप्शन या बदला। वित्त से क्या अभिप्राय है? अब आपको बताना वित्त का मतलब क्या होता है। फाइनेंस, निजी फंड कोष, साख या ऋण कोष, दोनों, या निजी कोष, घाटाएं और प्रत्यक्ष कर। प्रतिभूतियों की ऐसी बिक्री को क्या कहते हैं जिसमें विक्रेता यह उम्मीद करता है कि भविष्य में प्रतिभूति जिन्हें वह बेच रहा है की कीमत घट जाएगी, तब वह उन्हें क्रय कर लेगा। लोग प्ले, बदला, शॉर्ट सेल या बाइक सेल। वह निर्धारित कीमत जिस पर किसी डेरिवेटिव को खरीदा या बेचा जा सकता है को क्या कहते हैं? स्ट्राइक कीमत, संविदा कीमत, सहमति कीमत या देय कीमत। ऐसे वित्तीय समझौते को क्या कहते हैं जिसके अंतर्गत प्रतिभूति धारक को यह अधिकार रहता है कि यदि वह चाहे तो पूर्व निर्धारित कीमत और पूर्व निर्धारित समय पर किसी प्रतिभूति विषय की तयशुदा मात्रा बेच सकता है। बदला, हवाला, पुट ऑप्शन या अल्टरनेट सेलिंग ऑप्शन। वैकल्पिक विक्रय का अवसर। ऐसे वित्तीय रणनीति को क्या कहते हैं जिसमें किसी एक निवेश से होने वाली संभावित हानि को किसी दूसरे निवेश में प्रतिसंतुलित कर दिया जाता है। डेरिवेटिव का प्रबंधन, हेज करना, प्रतिपूरक निवेश, वैकल्पिक निवेश रणनीति। भारत में विदेशी विनिमय बाजार की नियामक निम्न से कौन सी संस्था है? एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया, इंडिया एक्सिम बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत का विदेशी विनिमय बाजार पूरी तरह निर्बाध है। कोई इसे कोई नियमित नहीं करता। भारत में रुपये के विदेशी विनिमय मूल्य निर्धारण की पद्धति क्या है? स्थिर मूल्य दर पद्धति, मुक्त विनिमय दर, प्रतिबंधित मुक्त विनिमय दर और पैक्ड विनिमय दर प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में रुपये की विदेशी मुद्रा परिवर्तनशीलता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? INR चालू खाते में पूर्णतः परिवर्तनशील है। पूंजी खाते में INR आंशिक तौर पर परिवर्तनशील है। अंशिका बनी रहती है कि पूंजी खाते में पूर्णतः परिवर्तनशीलता और वैश्विक आर्थिक दबाव के कारण पूंजी का बहिर्गमन हो सकता है या उपरोक्त सभी। किसी प्रतिभूति की तरलता से क्या अभिप्राय है? किसी प्रतिभूति में लाभदायकता के स्तर की संभावना, किसी प्रतिभूति में मुद्रा स्फीति जोखिम का स्तर, किसी प्रतिभूति में व्यक्तिगत जोखिम का स्तर, किसी प्रतिभूति को बेचनेता या विपणिता का स्तर। भारत में विदेशी मुद्रा विनिमय की दर
स्थिर दर नीति का परित्याग किस वर्ष किया? 1951 में, 1992, 2014, 2020। निम्न में से कौन सी संस्थाएं विकास बैंक की श्रेणी में आती है? एक्सिम बैंक हो गया, जिला सहकारी बैंक, भारतीय लघु बैंक, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, राष्ट्रीय आवास बैंक। ऐसी वित्तीय संस्थाएं जो पूंजी जुटाने में अंतर्लेखन करती हैं एवं अपने ग्राहकों के एजेंट तौर पर काम करती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? निवेश बैंक, विकास बैंक, वाणिज्यिक अभिकर्ता बैंक। 31 दिसंबर 2019 को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का शेड्यूल कमर्शियल बैंकों को कुल जमा और साख में योगदान कितना था? जमा 65% और साख 60%, जमा 80%, साख 80%, जमा 50%, साख 60%, जमा 60%, साख 50%। वर्ष 2019-20 में भारत में बचत और साख सकल घरेलू उत्पाद के लगभग कितने प्रतिशत थे? बचत 36% और ऋण था 62%, बचत 35%, ऋण था 60%, बचत 33% और ऋण था 58%, बचत 29% और ऋण था 56%। विश्व बैंक समूह की संस्थाएं बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी किस तरह के जोखिम में गारंटी देती हैं? बाजार जोखिम, राजनीतिक, गैर व्यावसायिक जोखिम, मुद्रास्फीति जोखिम या उपरोक्त सभी। भारत म्यूचुअल फंड में निजी क्षेत्र का प्रवेश किस वर्ष अनुमानीय किया गया? 1987, 1993, 2003, 2014। किसी म्यूचुअल फंड की नई यूनिट को उसकी संपत्ति प्रबंधक कंपनी शुद्ध संपत्ति मूल्य पर बेचती है। कृपया बताइए NAMC निर्धारित करने के लिए निम्न में से कौन सा सूत्र प्रयोग किया जाता है? तो आपको ये सारे सूत्रों में से एक सूत्र आंसर देना था। ऐसे निजी निवेशक जो किसी कंपनी के प्रारंभिक चरण में उसमें छोटी सी हिस्सेदारी के लिए निवेश करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? प्रारंभिक निवेशक, बुनियादी निवेशक, प्राथमिक निवेशक, एंजल निवेशक। इनमें से भारत का पहला म्यूचुअल फंड कौन सा है? आप देख के बता सकते हैं। यूनाइटेड लिंक इंश्योरेंस प्लान, यूनाइटेड ट्रस्ट ऑफ इंडिया, सेबी निफ्टी इंडेक्स फंड, टाटा इक्विटी, PEF फंड। भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की नियामक संस्था कौन सी है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, सेबी या भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। निम्न में से किन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी पर उनकी नियामक संस्था ने वर्ष 2019 में इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्जिंग एंड फाइनेंस सर्विसेज के अपरिवर्तनीय ऋण पत्रों की क्रेडिट रेटिंग देने में उदासीनता, लापरवाही और बहानेबाजी करने के लिए अर्थदंड दिया और फटकार लगाई? केयर रेटिंग लिमिटेड, ICICI लिमिटेड, ICRA लिमिटेड, इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड या उपरोक्त सभी। बैंकों की बैलेंस शीट में उनके द्वारा दिए गए ऋण किस पक्ष में दर्शाए जाते हैं? संपत्ति पक्ष, दायित्व पक्ष। ऋण बैंक की बैलेंस शीट में दिखाए ही नहीं जाते। बैंक जमाओं में ऋण को घटाकर जो शेष आता है उसे दायित्व पक्ष में दिखाते हैं। रेपो और रिवर्स रेपो लेन देन में कितने चरण होते हैं? 4, 3, 2, 1। वर्ष 2019 में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के शेड्यूल वाणिज्यिक बैंकों की कितनी प्रतिशत शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत थी? निजी बैंकों की लगभग 21% और सार्वजनिक बैंकों की लगभग 33%। निजी बैंकों की 15%, सार्वजनिक की 25%। निजी बैंकों की 10%, सार्वजनिक की 40%। निजी की 5% है और सार्वजनिक की 35%। कर्मचारी भविष्य निधि के अंतर्गत नियोक्ताओं द्वारा दिए जाने वाले योगदान कर्मचारियों के वेतन का न्यूनतम 12% का बंटवारा निम्न में किस प्रकार होता है? कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में 3.67%, कर्मचारी पेंशन स्कीम में 8.33%,
यानी कि EPF 8.33%, EPS 3.67%, EPF 80% और EPS 2%, EPF 9% और EPS 3%। निम्न में से कौन कौन ब्याज की दर जोखिम के भाग होते हैं? सही विकल्प को चुनें। कीमत जोखिम, पुनर्निवेश जोखिम, व्यवसायी जोखिम, व्यक्तिक्रम जोखिम। क्वेश्चन नंबर 42, सामान्य प्रतिभूति की कीमत किस तरह निर्धारित होती है कि उच्च कीमत की प्रतिभूति उच्च प्रतिफल और निम्न कीमत की प्रतिभूति निम्न प्रतिफल देती है? वित्तीय अर्थशास्त्र की भाषा में इसे संतुलन को क्या कहते हैं? प्रतिफल ब्याज जोखिम संतुलन, प्रतिफल कीमत जोखिम संतुलन, प्रतिफल पूंजीगत लाभ संतुलन, प्रतिफल जोखिम संतुलन।